Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the Legend Institute of Management and Sciences. This is me, Samar Saleem, course instructor for the subject of Strategic Management. This is our fifth lecture. We were discussing mission and vision statement in our previous lecture. मिशन एंड विजन स्टेटमेंट को ही हम लोग आगे आज प्रोसीड करते हुए ये देखेंगे कि मिशन स्टेटमेंट को किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन किया जा सकता है। लास्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसके अंदर हम लोग कस्टमर ओरिएंटेशन की बात कर रहे थे कि आपकी मिशन स्टेटमेंट को कस्टमर ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी आपके कस्टमर को फैसिलिटेट करना चाहिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के हवाले से ही आपकी मिशन स्टेटमेंट को प्रेजेंट होना चाहिए। आज हम लोग देखेंगे सोशल पॉलिसी एंड मिशन स्टेटमेंट। आप जब भी किसी भी चीज़ का बिज़नेस करते हैं, कोई भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन जब आप सेटअप उसका करते हैं तो किसी सोसाइटी में करते हैं, तो सोसाइटियल बेनिफिट, आपकी इंडिविजुअल बेनिफिट, आपकी इकोनॉमिकल बेनिफिट और एज वेल एज आपकी ऑर्गेनाइजेशनल या फर्म बेनिफिट को ही आप लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हुए मिशन स्टेटमेंट को डिज़ाइन करते हैं। हम लोग देख लेते हैं सोशल पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मिशन स्टेटमेंट को किस तरह से होना चाहिए। मैनेजरियल फिलॉसफी एंड थिंकिंग एट द हाईएस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन रिफ्लेक्ट सोशल पॉलिसी। अब आपकी मैनेजरियल फिलॉसफी क्या होती है, यानी आपकी मैनेजमेंट की जो फ़िलासफ़ी होती है बिज़नेस को रन करने के हवाले से, बिज़नेस को फंक्शनैलिटी करने के हवाले से या बिज़नेस को ऑपरेट करने के हवाले से क्या करते हैं, थिंकिंग एट द हाईएस्ट लेवल सॉरी ऑर्गेनाइजेशन रिफ्लेक्ट करती है सोशल पॉलिसी को, यानी अपने सोसाइटियल बेनिफिट को ही देखते हुए अपनी जो मैनेजरियल फ़िलासफ़ी होती है उसको डिज़ाइन करना होता है। और इसका ऑफ कोर्स ताल्लुक़ है आपकी मिशन स्टेटमेंट के साथ। इफ़ेक्ट्स डेवलपमेंट ऑफ विजन एंड मिशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू कंज्यूमर्स, एनवायरमेंटलिस्ट, माइनॉरिटीज़, कम्युनिटीज़ एंड अदर ग्रुप्स। अब ये तमाम चीज़ें जिनका भी यहाँ पर जिक्र किया गया है, आपकी मिशन स्टेटमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि अब उसके अंदर वो तमाम तर चीज़ें मौजूद होनी चाहिए जहाँ से ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो कि कंज्यूमर्स को किस तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा, एनवायरनमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा, माइनॉरिटीज़ को किस तरह से हम लोग फैसिलिटेट करेंगे, कम्युनिटीज़ को किस तरह से हमारे बिजनेस बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, और अदर ग्रुप्स जो सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करते होंगे किस तरह से, उन तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग सोशल पॉलिसी को डिज़ाइन करते हैं अपने मिशन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। सोशल पॉलिसी शुड बी इंटीग्रेटेड इन ऑल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक्टिविटीज़। वो कहते हैं सोशल पॉलिसी को आपकी मैनेजरियल जितनी भी स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज़ होती हैं उन तमाम के अंदर रिप्रेजेंट होना उसका ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप सोसाइटी के बेनिफिट, सोसाइटी के फ़ायदे की बात नहीं करेंगे आपका बिज़नेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता। क्योंकि जब हम कस्टमर ओरिएंटेशन की बात करते हैं, कस्टमर एक ऐसा ग्रुप है जो आपकी सोसाइटी के अंदर एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पार्ट रखता है। तो आपकी ओवरऑल जब कस्टमर कलेक्टिवली हम लोग देखते हैं तो वो एक सोसाइटी को जनरेट करते हैं। तो आपकी मिशन स्टेटमेंट, आपकी विजन स्टेटमेंट और ओवरऑल आपकी जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जो भी एक्टिविटीज़ है, उनका सोशल पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रोल होना चाहिए। मिशन स्टेटमेंट इज़ एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर कन्वेइंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फर्म। आपकी फर्म की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम लोग CSR का नाम भी देते हैं, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या किस में दिखनी चाहिए, किस में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपकी मिशन स्टेटमेंट के अंदर। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कैलिफोर्निया एनर्जी कमीशन की, तो कैलिफोर्निया एनर्जी कमीशन की मिशन स्टेटमेंट बेसिकली क्या कर रही थी, CSR को ही रिप्रेजेंट कर रही थी। कि उन्होंने बात की थी कि वो अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे कैलिफोर्निया की जो कम्युनिटी है या जो सोसाइटी है उसको। उसके साथ साथ उनकी एनर्जी कमीशन जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है और इकोनॉमिकल भी है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि कैलिफोर्निया एनर्जी कमीशन की जो मिशन स्टेटमेंट है वो आपकी सोशल पॉलिसी को मीटअप करती है, सोशल पॉलिसी स्टैंडर्ड्स को बेसिकली मीटअप करती है। तो जिससे आपके जो कस्टमर्स हैं,
आपकी जो सोसाइटी में रहने वाले इंडिविजुअल्स हैं या ग्रुप ऑफ पीपल है, वो क्या करते हैं, खुद को स्पेशल फील करते हुए उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट कर लेते हैं कि दे आर वर्किंग ऑन और बेनिफिट, कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो फर्म है, दिस इज़ वर्किंग ऑन और ऑन बेनिफिट। ठीक है, तो CSR सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द मिशन स्टेटमेंट। अब हम बात करते हैं मिशन स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स की, कि जब आप मिशन स्टेटमेंट को डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो बात कर लेते हैं हम लोग लेंथ की, यानी उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। जैसे हमने बात की थी कि क्या होती है, एक समराइज एक स्टेटमेंट होती है, एक पैराग्राफ होते हैं कि जिसके अंदर हम ओवरऑल बिजनेस के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को वहाँ पर हाईलाइट कर रहे होते हैं। साथ में हम बात करते हैं कंटेंट उसमें कौन सा यूज़ करेंगे। जैसे अभी हमने बात की है कैलिफोर्निया एनर्जी कमीशन की, कि उसके अंदर कौन कौन से कंटेंट्स को वो यूज़ कर रहे थे, फॉर्मेट क्या रखना है उसका। उसके साथ साथ उसके अंदर स्पेसिफिसिटी क्या होनी चाहिए। स्पेसिफिसिटी जैसे हमने बात की है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या कस्टमर ओरिएंटेशन, ये स्पेसिफिसिटी है। ये तो बिज़नेस को आप डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि हम लोग एक्चुअली किस चीज़ का बिज़नेस कर रहे हैं और उस बिज़नेस को हम लोग किसके लिए कर रहे हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं व्हाट बिज़नेस एंड टू होम इट विल सर्व, कि किस चीज़ का बिज़नेस कर रहे हैं और ये बिज़नेस किन लोगों को सर्व करेगा। तो ये कहलाती है उसकी स्पेसिफिसिटी। मस्ट इंक्लूड द 9 एलिमेंट्स एज द मिशन स्टेटमेंट इज़ द मोस्ट पब्लिक एंड विजिबल पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। ये जो लेंथ है, कंटेंट है, फॉर्मेट है, स्पेसिफिसिटी है, ये तो उसके बेसिकली क्या है जी, करैक्टरिस्टिक्स भी आप कह सकते हैं कि इन चीज़ों को आपने फोकस करते हुए, इन चीज़ों को आपने बेस बनाकर मिशन स्टेटमेंट को डिज़ाइन करना है। इसके अलावा अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके असल 9 एलिमेंट्स हैं कौन कौन से, जिनको हम लोग लेकर चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी कस्टमर्स। ऑफ कोर्स कस्टमर्स कौन लोग हैं, हम ही लोग हैं, जिनके लिए कोई भी बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है, कोई भी बिज़नेस या किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में ऑफ़र किया जाता है, तो वो हम तमाम लोग क्या हैं जी, कस्टमर्स कहलाते हैं। कस्टमर्स बिज़नेस कस्टमर्स भी हो सकते हैं, आपके एंड यूजर्स यानी कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं, आपकी गवर्नमेंट भी एज अ कस्टमर हो सकती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी फर्म की। उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट है हमारे पास वो है जी प्रोडक्ट और सर्विस। ऑफ कोर्स कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी किसी प्रोडक्ट या सर्विस का ही बिजनेस कर रही होती है, तो वो चीज़ भी आपने क्या रखनी है, मिशन स्टेटमेंट के अंदर क्लियर करनी होती है कि आप प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है या फिर आप सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं। देन मार्केट्स को भी आप लोगों ने क्या करना है जी, डिस्क्राइब करना होता है मिशन स्टेटमेंट के अंदर कि आपकी स्पेसिफिक या टारगेटेड मार्केट कौन सी है, कि जिस मार्केट को आप लोगों ने अपने बिजनेस की प्रोडक्ट या सर्विस से क्या करना है, कैप्चर करना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सर्वाइवल ग्रोथ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। सर्वाइवल ग्रोथ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हम लोग देखते हैं कि आपके बिज़नेस को सर्वाइव किस तरह से करना है मार्केट के अंदर, उसने ग्रो किस तरह से करना है और उसने प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट किस तरह से अर्न करना है। सर्वाइवल की जब हम बात करते हैं तो सर्वाइवल कब मुमकिन होता है कि जब आप कोई यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट के अंदर ऑफ़र कर रहे होते हैं, तो ही ये पॉसिबल होता है आपके लिए मार्केट के अंदर सर्वाइव करना। उसके साथ हम ग्रोथ की बात करते हैं कि ग्रोथ क्या है जी, आप जब अपनी मैक्सिमम मार्केट को कैप्चर कर लेते हैं या मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स को आप लोग अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो दैट विल बी द ग्रोथ ऑफ योर प्रोडक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की। प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर क्या होता है जी, प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर हम लोग बात करते हैं कि हमारा बिजनेस किस तरह से प्रॉफिट अर्न करेगा, और प्रॉफिटेबिलिटी का भी ताल्लुक आपकी ग्रोथ के साथ होता है। आपकी ग्रोथ दो हवालों से हो सकती है, एक तो जब आपके कस्टमर्स के नंबर ऑफ़ कस्टमर्स एक्सपेंड होते हैं, और उसके साथ साथ जब आपकी मार्केट एक्सपेंड होती है, उससे आपकी क्या होती है, ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज़ होती है। फ़िलॉसफी है बेसिकली बिज़नेस नेचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि हम किस आइडिया के तहत, किस फ़िलॉसफी के तहत या किस प्लान के तहत इस बिज़नेस को कर रहे हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी आप कौन सा ऐसा यूनिक आइडिया लेकर मार्केट में आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट
क्या है जी, आपका एक यूनिक आइडिया ऑफ बिजनेस होता है जो आपके कंपेटिटर्स के पास नहीं होता, या आपकी कोई ऐसी ऑफ़र होती है, कोई ऐसी सर्विस होती है जिसको हम लोग वैल्यू एडिड सर्विसेज का भी नाम दे सकते हैं। उसको हम सेल्फ कॉन्सेप्ट का नाम देते हैं कि वो आपका ही कॉन्सेप्ट होता है, वो मार्केट में पहले से इंट्रोड्यूस नहीं हुआ हुआ होता। फिर हम बात करते हैं कंसर्न फॉर पब्लिक इमेज, कि आपके बिजनेस का पब्लिक इमेज के साथ क्या कंसर्न बनता है। पब्लिक इमेज इन टर्म ऑफ योर बिजनेस इमेज, जिसको हम लोग आपके बिजनेस की गुडविल का नाम भी दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कंसर्न फॉर एम्प्लॉयज़, कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरह से फैसिलिटेट करेंगे। आपकी बिजनेस फर्म के अंदर काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपसे कितने सेटिस्फाई हैं, या आप उनके बेनिफिट के लिए क्या काम करते हैं। एक स्टेटमेंट में यहाँ पर आपको बता देता हूँ, डोंट टेक केयर ऑफ़ योर कस्टमर्स, टेक केयर ऑफ़ योर एम्प्लॉयज़, दे विल ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ़ योर कस्टमर्स। यानी आप अपने एम्प्लॉयज़ को जब तक कंपनसेट नहीं करेंगे, आप अपने एम्प्लॉयज़ को जब तक इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, आपका बिज़नेस भी ग्रो अप नहीं कर सकता, क्योंकि आपके बिज़नेस को ग्रो अप करने के अंदर बहुत ज़्यादा जो रोल होता है वो आपके एम्प्लॉयज़ प्ले कर रहे होते हैं। अब हम लोग इन्हीं कंपोनेंट्स को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो कंपोनेंट है वो है कस्टमर, जिसका मैंने पहले भी आपको जिक्र किया है। हु आर द फर्म्स कस्टमर, आपने ये चीज़ क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है कि आपके स्पेसिफिक जो बिज़नेस है उसके टारगेटेड कस्टमर कौन से हैं। अब कस्टमर की भी जैसे मैंने आपको टाइप्स बताई हैं, आपके एंड यूज़र्स होते हैं यानी कंज्यूमर्स होते हैं, आपके बिज़नेस कस्टमर्स होते हैं। अब यहाँ पर एंड यूज़र्स कौन है, यानी आपके हाउस होल्ड, आपकी हाउस होल्ड कस्टमर्स वो कस्टमर्स होते हैं जो आपकी प्रोडक्ट को परचेज़ करने के बाद अपनी ही कंजम्पशन के लिए यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक है, इसके साथ आपके बिज़नेस कस्टमर्स कौन से होते हैं, जो आपकी प्रोडक्ट को लेने के बाद उसको रीसेल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। लाइक आपसे प्रोडक्ट ख़रीदी, उसको आगे अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के सेल कर दिया, वो आपके बिज़नेस कस्टमर्स कहलाते हैं। इसी तरह से आपके गवर्नमेंट कस्टमर्स भी होते हैं, यानी आपकी गवर्नमेंट भी आपसे चीज़ें ख़रीद रही होती है फॉर द सेक ऑफ सोसाइटियल बेनिफिट। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है जी, हमारे पास कस्टमर्स की कुछ टाइप्स हैं, और ये भी आपने क्या करना होता है, मिशन स्टेटमेंट के अंदर एक्सप्लेन करना होता है कि आप इन तमाम तरह के कस्टमर्स को फैसिलिटेट करेंगे, या किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को ही आपने क्या करना है जी, टारगेट रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज की। व्हाट आर द फर्म्स मेजर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, यानी आप कौन सी प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, उस प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने के साथ साथ अगर प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर कोई आपकी एक्सपेंशन है, लाइक अगर हम नेस्ले की बात करते हैं तो नेस्ले एक ऐसी कंपनी है जिसकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें जूसेस हैं, मिनरल वाटर है, उसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स है, और इसके अलावा उसके बहुत सी और प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम लोग नाम देते हैं प्रोडक्ट एक्सपेंशन का। जी, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं सर्विसेज की, कि आप अगर प्रोडक्ट के साथ साथ सर्विसेज भी मार्केट में ऑफ़र कर रहे होते हैं तो वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं। समटाइम ऐसा होता है कि आप अपने प्रोडक्ट के साथ साथ सर्विसेज भी ऑफ़र कर रहे होते हैं, या कुछ बिजनेस ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट का बिज़नेस कर रहे होते हैं, या फिर सिर्फ सर्विस का बिज़नेस कर रहे होते हैं। तो वो भी चीज़ आपने अपनी मिशन स्टेटमेंट के अंदर क्लियर करनी होती है। उसके बाद हमारे पास आती हैं जी मार्केट्स। जियोग्राफिकली वेयर डज द फर्म कम्पीट, जैसे मैंने पहले बताया कि आपकी टारगेटेड मार्केट कौन सी होगी। जियोग्राफिकली आप कौन से एरिया या कौन से लोकेशन के अंदर बिज़नेस को ऑपरेट करेंगे, बिज़नेस को आप रन करेंगे, या आप अपने बिज़नेस को अगर एक्सपेंड करेंगे तो कौन कौन से एरियाज़ या लोकेशंस को आप लोग कैप्चर करेंगे। तो ये चीज़ हमें अपने मिशन स्टेटमेंट के अंदर क्लियर करनी होती है कि आपने विद इन मुल्तान उस चीज़ का बिज़नेस करना है, या मुल्तान के सराउंडिंग एरियाज़ में भी आपने अपने प्रोडक्ट या सर्विस को ऑफ़र करना है। उसके साथ हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। इज़ द फर्म टेक्नोलॉजिकली करंट, क्या आपकी करंट टेक्नोलॉजी को आपकी फर्म अडॉप्ट कर रही है, या आप अपने ट्रेडिशनल मेथड ऑफ बिज़नेस को ही फॉलो कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी की अडॉप्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आजकल के इस दौर के अंदर, कि अगर आप अपनी बिज़नेस से रिलेटेड न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते तो आप क्या है जी, अपने कंपेटिटर्स को कम्पीट नहीं कर सकते। जब कंपेटिटर्स को कम्पीट नहीं करेंगे तो आप मार्केट के अंदर सर्वाइव भी नहीं कर सकते। फिर हम बात करते हैं कंसर्न फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, जिसका मैंने पहले आपको बताया है। इज़ द फर्म कमिटेड टू ग्रोथ एंड फाइनेंशियल साउंडनेस, वही बात है कि अगर वो ग्रोथ के ऊपर आपकी बिजनेस फर्म मुसलसल काम कर रही है, या एक ही पॉइंट के ऊपर आप खड़े हुए हैं, या आप
अगले 5 सालों में अपनी फर्म को कौन से पॉइंट पर देखते हैं, कौन सी स्टेज पर देखते हैं, या कौन से लेवल पर देखते हैं। एंड फाइनेंशियल साउंडनेस क्या है, यानी आपके बिजनेस फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है। लाइक आपके फाइनेंसेस आप अपने प्रॉफिट से ही री इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आप अपने फाइनेंसेस को स्पॉन्सर से हेल्प आउट ले रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फ़िलॉसफी की। व्हाट आर द बेसिक बिलीव्स, वैल्यूज़, एस्पायरेशंस एंड एथिकल प्रायोरिटीज़ ऑफ द फर्म, यानी आप कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर फोकस किए हुए हैं। आपके बिज़नेस के बिलीव्स क्या है, मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। लाइक अगर आपका बिज़नेस इस चीज़ पर बिलीव करता है कि आपने अपने कस्टमर्स को हाईली सेटिस्फाई करना है थ्रू योर वैल्यू एडेड सर्विसेज, थ्रू द प्रोडक्ट क्वालिटी, थ्रू द प्रोडक्ट प्राइस। वैल्यूज़ क्या है कि आप अपने कस्टमर को कितनी हद तक वैल्यू देते हैं, कितनी हद तक अपने कस्टमर्स के फीडबैक को आप वार्मली वेलकम करते हैं, अपने कस्टमर के क्रिटिसिज्म को कितनी हद तक आप लोग एक्सेप्ट करते हैं। एस्पायरेशंस क्या है, लाइक आप किस चीज़ से एस्पायर होकर मार्केट के अंदर आए हैं। एंड एथिकल प्रायोरिटीज़ क्या है, यानी आपने एथिकल कौन कौन सी कंसिडरेशंस को भी यहाँ पर मद्देनज़र रखे हुए हैं आप, कि आपने अपने कस्टमर्स को धोखा नहीं देना, उनके साथ फेयरनेस आपने करनी है। यानी जो प्रोडक्ट के अंदर आप जो चीज़ क्लेम कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के अंदर एक्चुअली वो करेक्टरिस्टिक्स या एक्चुअली वो क्वालिटीज़ पाई जाती हैं या नहीं। फिर हम बात करते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट की। व्हाट इज़ द फर्म्स डिस्टिंक्टिव कंपिटेंस और मेजर कंपेटिटिव एडवांटेज, जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि कोई ऐसा यूनिक फार्मूला, यूनिक आपकी कोई पॉलिसी या यूनिक बिजनेस आइडिया, यूनिक प्रोडक्ट कौन सी है जो आपको डिस्टिंग्विश करती है आपके कंपेटिटर से, या आपको कंपेटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके साथ है जी कंसर्न फॉर पब्लिक इमेज। इज़ द फर्म रिस्पॉन्सिव टू सोशल, कम्युनिटी एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था एज CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी आप बिजनेस करने के साथ साथ सोसाइटी को क्या बेनिफिट देंगे, एनवायरनमेंट को क्या बेनिफिट देंगे, इंडिविजुअल्स को क्या बेनिफिट देंगे, या इकोनॉमी की ग्रोथ के अंदर कैसे कंट्रीब्यूशन करेंगे आप। दिस इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्सिव टू सोशल, कम्युनिटी एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स। सोशल यानी आप सोसाइटी के अंदर कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करवा देते हैं, जैसे हम अक्सर देखते हैं कि आपके रोड्स के साथ साथ शेल्टर लगवा दिए जाते हैं, वेटिंग शेल्टर्स। उसके साथ साथ कहीं पर अगर आप पानी का प्लांट लगवा देते हैं, या कहीं पर आप कोई भी इस तरह से स्कूल बनवा देते हैं, चैरिटी के काम बेसिकली आप लोग कर रहे होते हैं आपके बिजनेसेस को, तो इसको हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिवनेस का नाम देते हैं। कम्युनिटी को किस तरह से आप लोगों ने फैसिलिटेट करना होता है, कम्युनिटी के अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं जी, कम्युनिटी में रहने वाले लोगों को किस तरह से आप लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस से हट कर उनके लिए क्या काम कर रहे हैं। एनवायरनमेंट को किस तरह से आप लोग हेल्दी बनाते हैं, जैसे कि अक्सर बिजनेस फर्म्स क्या करती हैं जी, शजरकारी के मौसम में दरख्त लगा रहे होते हैं रोड्स के साथ साथ, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज़ का नाम देते हैं। फिर हम बात करते हैं जी कंसर्न फॉर एम्प्लॉयज़। और आर एम्प्लॉयज़ अ वैल्यूएबल एसेट ऑफ द फर्म, क्या आप अपने एम्प्लॉयज़ को वैल्यूएबल समझते हैं, इंपॉर्टेंट समझते हैं, कि वो आपके बिजनेस फर्म के लिए उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जितने कि आपके कस्टमर्स हैं। जैसे मैंने एक स्टेटमेंट बोली थी, डोंट टेक केयर ऑफ़ योर कस्टमर्स बट टेक केयर ऑफ़ योर एम्प्लॉयज़, दे विल ऑटोमेटिकली, दे विल ऑफ कोर्स टेक केयर ऑफ़ योर कस्टमर्स। तो क्या है जी, आप अपने एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटेट करें तो वो आपके कस्टमर्स को फैसिलिटेट करेंगे आपके बिहाफ के ऊपर। तो ये थे जी वो कंपोनेंट्स जिनके बेस के ऊपर हम लोग किसी भी मिशन स्टेटमेंट को डिज़ाइन करते हैं। मिशन स्टेटमेंट की राइटिंग के टाइम पर आप इन कंपोनेंट्स को जब सामने रखते हैं तो मिशन स्टेटमेंट एक कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट, कंप्लीट फॉर्मेट और कंप्लीट एक तरह की स्टैंडर्डाइज मिशन स्टेटमेंट डिज़ाइन होती है। अब इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दे रहा हूँ कि किसी भी कंपनी की विजन स्टेटमेंट और मिशन स्टेटमेंट को आपने लेना है और उसके अंदर आप लोगों ने ये कैटेगराइज करना है कि ये कौन कौन, इसके अंदर ये जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं ये कौन कौन से आपके मिशन स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स को फुलफ़िल करती हैं। सिर्फ एक कंपनी की मिशन या विजन स्टेटमेंट को नहीं उठाना, जबकि आपने मुख्तलिफ जितनी भी वेल नॉन कंपनीज़ हैं उनकी विजन स्टेटमेंट या मिशन स्टेटमेंट को आपने रीड आउट करना है। और कहाँ से रीड आउट करना है, आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट को ओपन करें, वेबसाइट के होम पेज के ऊपर उनकी विजन और मिशन स्टेटमेंट मौजूद होती है, तो जिससे क्या हो सकता है कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा
कि हमने जो कुछ पढ़ा है इन टॉपिक्स के अंदर वो किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, या किस तरह से ऑलरेडी मुख्तलिफ बिजनेस फर्म्स उसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। यहाँ पर हमारी मिशन और विजन स्टेटमेंट का ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग अपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।